अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था साइनोबैक्टीरिया। हमने डिस्कस किया था कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है, जिसे पहले मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी ग्रुप में रखा जाता था। मिक्सो बिकॉज इनके अराउंड एक स्लाइमी जिलेटिनस लेयर होती है, फाइसी बिकॉज दे रिजेंबल एल्गी, फोटोसिंथेटिक हैं ये। और यहाँ पहली बार ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, जिसके कारण से फ्री ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आई थी और अर्थ का रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स बाद में इवॉल्व हुए, उन सब का बेस, उन सब का एंसेस्टर, ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गी से। हमने डिस्कस किया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, सभी हैबिटेट्स में मिलते हैं, पानी पे, लैंड पे, फ्रोजन लेक्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, सब जगह। और वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हो सकते हैं विद ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स। वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल्ड यानी अकेले सॉलिटरी फॉर्म में भी मिल सकते हैं एज यूनिसेल्यूलर, लाइक स्पाइरुलिना, हाई प्रोटीन होता है जिसमें, या वो कॉलोनीज के फॉर्म में मिल सकते हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, या वो फिलामेंट के फॉर्म में मिल सकते हैं जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है एक साइनोबैक्टीरिया का। लास्ट क्लास में हमने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा, यूनिसेल्यूलर होगा, कॉलोनियल फॉर्म में होगा या फिलामेंटस फॉर्म में होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। नाउ हमने ट्रू बैक्टीरिया पढ़ा है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का सेल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया का ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, बट कुछ डिफरेंसेस होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, यहां बनाते हैं हम। चलिए, सबसे पहले म्यूसिलेज कवरिंग होगी, जिलेटिनस लेयर होगी चारों तरफ। सपोज करिए कि ये इसकी सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल के चारों तरफ, तभी तो इसे हमने मिक्सोफाइसी में रखा था स्टूडेंट्स, एक चिपचिपी स्लाइमी लेयर है जिसे हम म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। और ये किसकी बनी होगी? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जैसे पेक्टिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन्स यानी हम क्या कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई है। सो फर्स्ट आउटर मोस्ट इसमें क्या है, म्यूसिलेजिनस चिपचिपी स्लाइमी शीट विच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स या म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स यानी म्यूकोपेप्टाइड्स। इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। ये इस साइनोबैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम आउटर मोस्ट एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वहां से प्रोटेक्शन देगी। नाउ इसके नीचे जैसे कि किसी भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल यहां भी प्रेजेंट होगी। सो लेट अस सपोज दिस इज द सेल वॉल। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये ग्राम नेगेटिव टाइप का एक्चुअली काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, यानी इसकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब है उनकी सेल वॉल कैसी होती है स्टूडेंट्स, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स भी होते हैं और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। बिल्कुल वैसी ही सेल वॉल है, 4 लेयर्ड थिक होती है। सो इट इज 4 लेयर्ड ग्राम नेगेटिव लाइक सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह, यानी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकन सब कुछ होगा। अब इसके नीचे क्या आएगी आप बताइए मुझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, तो ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं और मीसोजोम्स भी नहीं होते हैं। मीसोजोम की जगह हमने टिपिकल प्रोकैरियोट में क्या पढ़ा था, सेंट्रल मीसोसोम जिससे डीएनए अटैच था, और पेरिफेरल मीसोसोम जिस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स थे, याद आ रहा है। यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से लैमेली के फॉर्म में इन्वर्ट करती है, कई सारी प्लेट्स के फॉर्म में। तो ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
या सेल मेम्ब्रेन, जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन की तरह, हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन सेम होती है, सब में वही फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स यानी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीनेशियस यहाँ भी वही है। लेकिन यहाँ मीसोसोम्स नहीं है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर, और इसे क्योंकि ये लैमिला के फॉर्म में है, प्लेट्स के फॉर्म में है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स लैमिलोसोम। तो लैमिलोसोम क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो अंदर की तरफ कॉइल्ड हो गई है। सो दिस इज कॉइल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ लैमिली या प्लेट्स के फॉर्म में, और ये बैक्टीरिया के मीजोजोम्स की तरह हैं, यानी कि यहाँ पर एंजाइम्स होंगे रेस्पिरेशन के और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की भी साइट होगी। सो लैमिलोसोम्स सिमिलर टू मीसोजोम्स ऑफ बैक्टीरिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प्स इन, लेट मी राइट हियर, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, लैमिलोसोम्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था मीसोसोम के साथ अटैच था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसे हमने न्यूक्लियोइड कहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, पॉलीअमीन्स, बस सब कुछ सेम कहानी यहाँ भी है। तो मैं इसके साथ अटैच, ये मैंने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए लाइक दिस, जिसे हम यहाँ भी क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। सो दिस इज न्यूक्लियोइड। यहां पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्लस पॉलीअमाइंस, ये वाले प्रोटीन्स है पॉलीअमीन्स यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और हम यहीं पर लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन्स जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, दे विल बी एब्सेंट, राइट। नाउ पूरे, अब ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स, ये सब साइटोप्लाज्म है। इस पूरे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स तो मिलेंगे, और बताइए कौन से वाले राइबोसोम्स होंगे, बताइए 80 70s, ऑफ कोर्स 70s, क्योंकि ये कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सो यहाँ पर इसे मैं एक को लेबल कर देती हूँ 70s राइबोसोम्स, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, इनका काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला साइटोप्लाज्म जो है सेंट्रल पार्ट, ये कलर्ड नहीं दिखता, जबकि साइड्स का साइटोप्लाज्म जो है ये कलर्ड दिखता है। तो जो सेंटर का साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है उसे कहते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रोप्लाज्म, नॉट सेंट्रोसोम। सो दिस साइटोप्लाज्म इज सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म क्या है, सेंट्रल साइटोप्लाज्म, जिसमें डीएनए भी है, जेनेटिक मटेरियल यहीं पर है। और जो साइड का साइटोप्लाज्म है पेरीफेरी का, वो कलर्ड है। क्यों कलर्ड है अभी मैं बताऊंगी। और क्योंकि कलर्ड है, कलर के लिए हम क्रोमा वर्ड यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म। सो क्रोमोप्लाज्म पेरीफेरी वाला है। सो दिस इज पेरीफेरल कलर्ड। कलर्ड मतलब इसमें पिगमेंट्स मिलने वाले हैं, सो पिगमेंटेड भी कह सकते हैं, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म। नाउ क्यों कलर्ड है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है, फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स चाहिए, और वो पिगमेंट्स यहाँ पर थाइलाकॉइड्स में होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम थाइलाकॉइड्स तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, ये तो प्रोकैरियोटिक है, यहाँ सेल ऑर्गेनेल तो होता नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते, प्लास्टिड्स नहीं मिलते, बट कुछ मेम्ब्रेन के ही पीसेस, टुकड़े यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे
साइटोप्लाज्म में, ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में, लाइक दिस, इन्हें हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। बट ध्यान दीजिए, माइंडेड, ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स नहीं बना रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स थाइलाकॉइड्स। किससे बने हैं ये? सेल मेम्ब्रेन के ही पिंच ऑफ होकर ये मेम्ब्रेन्स आ गई हैं। सो वी कैन राइट हियर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि इनमें हमें पिगमेंट्स मिलने वाले हैं, यानी यही कलर प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो ब्लू ग्रीन एल्गी कलर्ड एल्गी है, कलर्ड बैक्टीरिया है, इसीलिए इन्हें थाइलाकॉइड्स को हम क्रोमैटोफोर्स भी बोल सकते हैं। क्रोमा मीन्स कलर और फोर PHORE, फोर का मतलब होता है किसी चीज का होना, सो कलर का होना, पिगमेंट्स का होना, सो क्रोमैटोफोर या थाइलाकॉइड। समझ में आया? अब थाइलाकॉइड के अंदर पिगमेंट्स हैं, यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। कौन से पिगमेंट्स हैं समझना। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया जो हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता, उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन मिलता है। याद है आपको? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए तो हायर प्लांट्स में मिलता है और वो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिल रहा है। हमने पढ़ा था जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ाया था कि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलता है, लाइक हायर प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये कैसे कलर का होगा बताइए? ये क्या कलर देगा? ग्रीन कलर। क्लोरोफिल हम जानते हैं ग्रीन कलर देता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन। येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं, वो भी मिलेंगे इन थाइलाकॉइड्स में। तो यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स भी मिलते हैं जो येलो कलर देंगे। नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन कलर तो आ गया क्लोरोफिल ए से, ब्लू कलर कहां से आएगा? एक्चुअली क्या होता है, इन थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पर यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स और होते हैं जो यूनिक कैरेक्टर है ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो यही मिलते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, अकेले पिगमेंट नहीं रह सकते। हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ा था। इन पिगमेंट्स को कहते हैं स्टूडेंट्स फाइकोबिलिन्स, और ये जब प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स। मैं कुछ में बना देती हूं। सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम कहां प्रेजेंट है ये? ऑन मेम्ब्रेन ऑफ, या ऑन सरफेस भी लिख सकते हो आप, ऑन मेम्ब्रेन और सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली पिगमेंट है, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन पिगमेंट। ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, प्लस प्रोटीन्स। तो फाइकोबिलिन प्लस प्रोटीन्स मिलके फाइकोबिलिसोम्स बनाएंगे। कई बुक्स में इन्हें फाइकोबिलिसोम ग्रैन्यूल्स लिखा रहता है, एक ही बात है, ग्रैन्यूल्स। कौन से पिगमेंट्स हैं ये? फाइकोबिलिन पिगमेंट्स कौन से हैं वो मैं यहां लिखती हूं, देखिएगा। सो लेट मी राइट हियर फाइकोबिलिन्स या फाइकोबिलिन पिगमेंट्स। 3 फाइकोबिलिन्स मिलते हैं इसमें स्टूडेंट्स। एक है फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर देगा, फाइकोसाइनिन। साइनिन, साइनो का मतलब ही होता है ब्लू, सो इट्स अ ब्लू पिगमेंट। एक है एलोफाइकोसाइनिन, बस एलो आगे लगा दिया, ये लाइट ब्लू कलर देता है, हल्का ब्लू। और एक होता है स्टूडेंट्स जो रेड कलर देगा, बताइए क्या नाम होगा? फाइको तो लिख दीजिए, और रेड है तो फाइकोएरिथ्रिन, दिस गिव्स रेड कलर। ये सब फाइकोबिलिकोजोम्स के अंदर है, प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। ये सब लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन, सब लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, सोलर एनर्जी को, और फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। मुझे बताइए सबसे अबंडेंट इन तीनों में से कौन सा फाइकोबिलिन होगा? यू आर राइट, दिस वन, दिस इज मोस्ट अबंडेंट। तभी तो कलर होगा ब्लू, इसके कारण, ग्रीन क्लोरोफिल ए के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ब्लू कलर का है। सो दिस इज मोस्ट अबंडेंट आउट ऑफ ऑल, मोस्ट अबंडेंट।
क्लियर, इसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें नाम पता है तो हम इजीली इसको टिक कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑफकोर्स एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ऑफकोर्स सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोटिक है। इसकी सेल वॉल हमने देखी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखी, इसमें इस तरह के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड या क्रोमैटोफोर्स हैं जहाँ बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। हमने इसके साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल पोर्शन जहाँ पिगमेंट नहीं है सेंट्रोप्लाज्म, और ये पेरिफेरल पोर्शन क्रोमोप्लाज्म। अब स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गी पानी में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में। मैंने आपको बताया था रेड सी का तो लाल कलर ही इनके कारण है। तो क्या होता है, जब कोई भी चीज़ पानी में रहती है तो उसको एक बायोएंसी चाहिए ताकि वो फ्लोट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये पूरा एक वाटर बॉडी है और नीचे साइनोबैक्टीरिया है। अब नीचे तक तो सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी, तो ये इनफ फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, तो इनको फूड मिलेगा नहीं। तो इनके अंदर नेचर ने यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पिंच करके, वहाँ से पिंच्ड ऑफ करके कुछ ऐसे वेसिकल्स, थैलियाँ बना दी हैं जिनमें हवा भरी रहती है, गैस, एयर भरी रहती है। वो इनको क्या करेगी, एक हल्कापन देगी, लाइटनेस देगी, और ये फ्लोट करके पानी की सतह पर ऊपर आ जाएंगे, आराम से सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वैक्यूल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। फिर ये नीचे आएंगे, फिर जब भी ऊपर जाना है तो वो गैस वैक्यूल जो है वो फिर हवा भरेगी उसमें, फिर ये ऊपर चले जाएंगे। इवन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया अगर वो वाटर बॉडी में मिल रहे हैं, उन्हें बायोएंसी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उनमें भी ये स्ट्रक्चर मिलता है और इन्हें कहते हैं गैस वैक्यूल्स। तो वो भी हमें इस एरिया में मिलेंगे। तो सपोज ये एक गैस वैक्यूल मैं बना देती हूँ, ये गैस वैक्यूल है, ये गैस वैक्यूल है, राइट। ज़्यादा गैस वैक्यूल्स लेबल करें इसको, चलिए। सो दिस इज वन गैस वैक्यूल। क्या रोल है गैस वैक्यूल का स्टूडेंट्स? बायोएंसी प्रोवाइड करेगा। सो प्रोवाइड्स बायोएंसी। बायोएंसी मतलब ये फ्लोट कर इसके कारण ऊपर आ सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में ही नहीं बल्कि ऑल्सो प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने कौन से पढ़े थे स्टूडेंट्स? याद है आपको? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उनमें भी ये होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या है? ये वही मेम्ब्रेन से ही पिंच्ड ऑफ है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी जो मेम्ब्रेन है, सपोज ये थैली, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, यानी ये लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन नहीं है, वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर वैसी वाली मेम्ब्रेन नहीं है। ये एक नॉन यूनिट, नॉन लिपिड की मेम्ब्रेन है, प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। सो मैं यहाँ पर गैस वैक्यूल के बारे में एक पॉइंट लिख देती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि थैली तो मेम्ब्रेन है, और हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, इसमें नॉन लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, हमें पता है। इसके पास हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट क्लास में, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होगा। फोटोसिस्टम 2 में वाटर का स्प्लिटिंग होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इवॉल्व होगी, यानी दिट परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेट मी राइट हियर दैट they have both photosystem 1 and 2। जबकि बैक्टीरिया में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक फोटोसिस्टम होता है, साइनोबैक्टीरिया में 2 फोटोसिस्टम होते हैं। एंड परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, क्योंकि इनके पास में फोटोसिस्टम 2 है जहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वाटर को यूज किया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। राइट नाउ, ये जो भी फूड बनाएंगे, इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज को स्टोर तो करेंगे ना किसी फॉर्म में। जैसे प्लांट्स ग्लूकोज को कैसे स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? हमने पढ़ा था, याद है आपको? बैक्टीरिया में भी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं,
जिसमें स्टार्च स्टोर होता है, लिपिड फैट की होती है, फैट स्टोर होता है, वॉल्यूटिन जिसमें फॉस्फेट स्टोर होता है। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज होंगी। सो अब मैं यहाँ पर ये सपोज इंक्लूजन बॉडीज हैं, इन इंक्लूजन बॉडीज की भी हमने वहाँ पर भी लिखा था स्टूडेंट्स, याद हो अगर आपको, कि इनकी भी जो मेम्ब्रेन है, थैलियाँ हैं इनमें, स्टोर्ड है फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन इनकी मेम्ब्रेन भी ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, लिपिड मेम्ब्रेन, फॉस्फोबायोलिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है। सो कहाँ लिखें इसको हम, चलिए यहाँ लेबल कर देते हैं, ये एक, दिस इज इंक्लूजन बॉडीज, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से थोड़ी सी और मिलेंगी। सो लेट मी इरेज दिस। स्टूडेंट्स अल्फा ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, बीटा ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं। वॉल्यूटिन तो वही है बैक्टीरिया वाला जिसमें फॉस्फेट स्टोर होता है, ये लिखते हैं। सो इंक्लूजन बॉडी इन ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। काम क्या है इसमें, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होगा। सो स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। कौन कौन सी बॉडीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा ग्रैन्यूल्स, देन बीटा ग्रैन्यूल्स या बीटा इंक्लूजन बॉडीज, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, अल्फा इंक्लूजन बॉडीज, देन वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ये ठीक है। अल्फा ग्रैन्यूल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ग्लूकोज स्टोर्ड होती है स्टार्च के फॉर्म में, पर वो स्टार्च नहीं है, उसका नाम है साइनोफाइसियन स्टार्च या मिक्सोफाइसियन स्टार्च। अब आप समझ सकते हो क्योंकि इसको मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी ग्रुप में प्लेस करते थे। तो यहां पर क्या स्टोर होगा स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, साइनो और मिक्सोफाइसियन स्टार्च। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, कहते तो इसे स्टार्च है, पर ये स्टार्च की तरह नहीं है, ये आयोडीन के साथ टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देता है, ये ग्लाइकोजन की तरह है। सो दिस इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। एनिमल्स में स्टूडेंट्स ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, हमारी बॉडी में भी, लिवर में, मसल्स में। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी में जो नाम तो स्टार्च दे रहे हैं बट है ग्लाइकोजन की तरह, वो जो मॉलिक्यूल है सिमिलर टू ग्लाइकोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव, ये ब्लू टर्न नहीं होगा आयोडीन सॉल्यूशन पे डालने पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम पढ़ेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है, हालांकि दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाऊंगी। नाउ बीटा ग्रैन्यूल्स, इनमें फैट स्टोर होता है, सो स्टोर फैट ड्रॉपलेट्स, ये तो सीधा सीधा है फैट। वॉल्यूटिन में क्या स्टोर होगा, स्टोर फॉस्फेट, वही जैसा हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था। आप इसको नोट डाउन करिए। फिर दो और तरह की इंक्लूजन बॉडीज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। नाउ फोर्थ है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसी इसका नाम ही है, और ये स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ मिक्सोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में जो ग्लाइकोजन की तरह है, एक्चुअली स्टार्च की तरह नहीं, फैट्स, प्रोटीन्स, फॉस्फेट्स, और एक होती है स्टूडेंट्स पॉलीहेड्रल बॉडी, पॉलीहेड्रल बॉडीज। ये क्या स्टोर करती है, हमें पता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है, और फोटोसिंथेसिस अगर होना है तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, रुबिस्को एंजाइम, वो इन्हीं बॉडीज में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड होता है। सो स्टोर रुबिस्को एंजाइम, बहुत डिटेल्स हम इस पढ़ते हैं जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां ये एंजाइम कहां पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बट ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया,
ये सब यहाँ पर एब्सेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, थाइलाकॉइड्स हैं बट दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, सो जस्ट रिमेंबर दिस। सो ये रुबिस्को एंजाइम भी इसी साइटोप्लाज्म में मिलेगा पॉलीहेड्रल बॉडी नाम के इंक्लूजन्स के साथ, और इनमें भी कोई ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होगी। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं जो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह, इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी स्टेरॉल्स नहीं मिलेंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लैक्स नहीं होते हैं स्टेरॉल्स। सैप वैक्यूल्स यहां भी नहीं मिलेंगे, तो वो बैक्टीरिया की तरह पार्ट है, तो उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ बेसिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की ब्लू ग्रीन एल्गी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, दो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं। आप एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन बताती हूँ जो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम कहते हैं गाइड्यूकॉफ फिनोमिना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गाइड्यूकॉफ फिनोमिना इज प्रेजेंट इन, या व्हाट गाइड्यूकॉफ फिनोमिनन, इस पर क्वेश्चन आता है, या इसका एक और ऑल्टरनेट नेम है, उस पर क्वेश्चन आता है। बड़ा आसान है, अगर हम इसको समझ लें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सो आइए हम देखते हैं गाइड्यूकॉफ phenomenon on the name of the scientist in blue green algae या cyanobacteria। सेकेंड नेम इसका बाद में बताती हूं, पहले आपको समझाती हूं। देखिए, सपोज करिए कि ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है। एक ही साइनोबैक्टीरिया की बात कर रही हूं मैं। वो सपोज करिए ये इसका सरफेस है, ये इसकी लोअर पार्ट है। इस वाटर बॉडी में यहां पर जब वो साइनोबैक्टीरिया मिल रहे हैं तो वो कैसे कलर के हम जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी वो लेट्स से मैं ब्लू चॉक ले लेती हूं, वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये ऐसे। सो दे आर ब्लू ग्रीन इन कलर। जबकि यही जब नीचे मिलेंगे पानी में तो इनका कलर रेड हो जाएगा। इनका कलर बदल लिया इन्होंने, दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर, रेड कलर। वही ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन कलर के ब्लू ग्रीन एल्गी, मोर ऑफ ब्लू कलर। ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्या थी? और बिना बात तो कुछ होता नहीं है, समझिएगा। ये पानी है, ठीक है, इन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, ये ऑटोट्रॉफिक है हम जानते हैं। और अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इन्हें सनलाइट को ट्रैप करना है। और फोटोसिंथेसिस के एक्टिव रेडिएशंस 400 से 700 नैनोमीटर होता है, हमें पता है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है इनमें से? विबग्योर, वॉयलेट की, उससे थोड़ी बड़ी इंडिगो की, उससे थोड़ी बड़ी ब्लू की। सबसे ज्यादा किसकी है? आर, विबग्योर। सो सबसे छोटी वेवलेंथ है ब्लू की। लेकिन जिस लाइट की आपको फिजिक्स में पढ़ाया है, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतनी एनर्जी हाई होती है। तो यानी कि मुझे ये बताइए कि इस पानी में जब ये लाइट पड़ेगी तो कौन सी, ब्लू और रेड, इन दो लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, आपने शायद पढ़ लिया होगा, तो आप पढ़ चुके होंगे ब्लू और रेड में। तो मुझे ये बताइए कि ब्लू लाइट डीपर पेनिट्रेट कर सकती है या रेड लाइट? ब्लू लाइट, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ है, हायर एनर्जी है, तो वो इस पानी के लेयर्स को चीरती हुई नीचे तक पेनिट्रेट कर जाएगी। जबकि रेड लाइट जो है वो यहीं तक आ पाएगी, वो बहुत डीप फ्लोर तक नहीं जा सकती। हम एक समुद्र की बात करें, सी की बात करें, तो उसके फ्लोर तक, तल तक रेड लाइट नहीं जा सकती है। यानी कौन सी लाइट डीपर पेनिट्रेट करती है? ब्लू वाली, ब्लू लाइट। और क्यों करती है ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट, ब्लू लाइट? क्योंकि इसकी शॉर्टर वेवलेंथ है और हायर एनर्जी है। अब देखिए, सपोज करिए हम ऊपर की बात करें, यहां पे रेड लाइट ज्यादा है, तो ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट क्या करता है?
ब्लू लाइट। तो फाइकोसाइनिन्स एब्जॉर्ब रेड करते हैं, रिफ्लेक्ट ब्लू करते हैं, इसीलिए वो ब्लू कलर का पिगमेंट है। वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कलर कौन सा दिखता है? जो रिफ्लेक्ट होता है। तो फाइकोसाइनिन रेड एब्जॉर्ब करेगा और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। यहां क्या होगा? यहां तक तो रेड लाइट पहुंचेगी ही नहीं। अगर यहां पर भी मान लीजिए फाइकोसाइनिन का ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता तो रेड लाइट तो यहां तक पहुंचती ही नहीं ज्यादा, तो यानी फाइकोसाइनिन्स उसको ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, यानी फोटोसिंथेसिस तो कम हो जाता। तो यहां क्या होता है? फ्लोर पे जाकर इनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, क्षमता है कि ये अपने सेल के अंदर फाइकोएरिथ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही फाइकोएरिथ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वो ब्लू को एब्जॉर्ब करता है और रेड को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये लाल रंग के दिखने लग जाते हैं। आया समझ में? ताकि डीपर लेयर पर भी अगर कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सके, वो भी लाइट को, सनलाइट को ट्रैप कर सके। इसीलिए ये नेचर ने इनके अंदर फिनोमिनन बनाया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, जैसे ब्लू लाइट, तो ये रेड कलर के हो जाएंगे, रेड लाइट तो ये ब्लू कलर के हो जाएंगे। यानी कि हम यहां क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द टेंडेंसी या एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर, टू चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू या विथ रिस्पेक्ट टू, according to wavelength of light, wavelength of light, क्योंकि उन्हें तो फोटोसिंथेसिस करना है, उन्हें तो लाइट ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करनी है। तो जो भी लाइट पहुंच रही है उसको एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट को वो अपने अंदर बढ़ा लेंगे, सीधी सी बात है, और उस पिगमेंट का वैसे कलर के वो दिखने लग जाएंगे। सो दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी यहां पर कलर्स को अडेप्ट हो रहे हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट पर अलग अलग कलर आ रहा है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, ऑल्सो नोन एज क्रोमैटिक अडेप्टेशन। कलर अडेप्ट हो रहा है। कलर मतलब एक्चुअली पिगमेंट अडॉप्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। फाइकोबिलिन ऊपर ज्यादा है, फाइकोसाइनिन नीचे, फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो सके। सो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक, यानी कलर, बॉडी कलर चेंज हो रहा है, क्रोमैटिक अडेप्टेशन। इसी फिनोमिनन को कहते हैं अडेप्टेशन, राइट? Markov phenomena is also known as complementary chromatic adaptation। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट अपना बॉडी कलर ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया चेंज कर सकते हैं। इसका टिपिकल एग्जांपल है स्टूडेंट्स रेड सी। मैंने आपको बताया था ना, ट्राइडेस्मियम एरिथ्रियम नाम का जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रेड सी के तल पे मिलता है और वहां पर उसे ब्लू लाइट ही उस तक पहुंचती है, रेड लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो उसे ब्लू को एब्जॉर्ब करना है तो उनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट जब करते हैं तो वो कौन से कलर के दिख रहे हैं? एक्चुअली रेड कलर के दिख रहे हैं। सो यहां पर इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, रेड कलर ऑफ रेड सी। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, रेड सी इज ड्यू टू, इसी फिनोमिनन के कारण है, ड्यू टू is tridesmium erythrium, sorry Trichodesmium erythrium। लास्ट क्लास में भी हमने नाम लिखा था, इसको प्लीज नोट करिए। राइट स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, दिस इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ब्लू ग्रीन एल्गी का, बहुत यूजफुल है एग्रीकल्चर में खास तौर पे, और वो ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। आइए इसको समझते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या मतलब है इसका?
नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, यानी कि दो नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं N2, हम जानते हैं। लेकिन इस N2 को इन द फॉर्म ऑफ N2 ही प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स नाइट्राइट, नाइट्रेट्स इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर प्लांट्स ने इन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया तो नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल में ही हमें पता है N होता है, नाइट्रोजन होता है, तो फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही नहीं बन पाएगा, प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे। प्लस प्रोटीन्स अगर बनाने हैं तो अमीनो एसिड्स चाहिए, अमीनो एसिड्स मतलब अमीनो NH2 अमीनो, नाइट्रोजन फिर चाहिए, तो प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। तो प्लांट्स की लाइफ के लिए नाइट्रोजन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो प्लांट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ले लेते हैं, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, NO2, NO3 इस फॉर्म में करते हैं। तो ये मान लीजिए एक सॉइल में कुछ नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, आपने वहाँ एक पेड़ लगा दिया, वो पेड़ तो नाइट्राइट नाइट्रेट्स लेता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, ये जो नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स इनकी कमी हो जाएगी। अब प्लांट कैसे लेगा? तो हम क्या कहेंगे कि ये ज़मीन अब बंजर हो गई है, अब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रही है प्लांट्स को, नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं कर रही है। आप उस ज़मीन में ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए और आप देखिए वो कैसे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में और दे देते हैं सॉइल को, और सॉइल फिर से उपजाऊ बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है। यहाँ आपने केमिकल्स नहीं दिए, फर्टिलाइजर्स नहीं दिए, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइजर की तरह यूज किया, इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है वो लिख लेते हैं। सो दे कन्वर्ट, दे मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या हम कहें डाई नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर में इसी फॉर्म में होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम कंपाउंड्स, यानी इनटू अमोनिया, फिर अमोनिया से बनता है नाइट्राइट्स, फिर नाइट्रेट्स एंड फाइनली अमाइनो एसिड्स बनते हैं। और इस अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज कर सकता है, अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स, दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। और अच्छे से समझ में आएगा अभी जब मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली नाइट्रोजन अगर फिक्स करनी है आपको तो आपको एक एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजिनेज, और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसकी खासियत ये है कि ऑक्सीजन से इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। ऑक्सीजन जहाँ आता है ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हमें इस एंजाइम को अगर काम करवाना है तो हमें कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा? एनारोबिक। हमें वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह हटानी पड़ेगी। अब देखिए कैसे होता है ये। सपोज करिए मैं ये एक लेट्स से कोई भी साइनोबैक्टीरिया बना देती हूँ। मान लो मैंने ये नॉस्टॉक बनाया, ठीक है। नॉस्टॉक हम जानते हैं फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है नॉस्टॉक, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। और इनके चारों तरफ हम जानते हैं ऑफकोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, और ये पूरी म्यूसिलेजिनस शीट है, ठीक है। डीएनए वगैरह सब कुछ होगा, मैं बना नहीं रही हूँ, एक एक सेल का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब क्या होता है, आपको एनारोबिक कंडीशन देनी है। नॉर्मली एरोबिक कंडीशन होती है, क्यों होती है? क्योंकि इन सभी सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि इनमें वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि H2O स्प्लिट होकर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो सब में एरोबिक कंडीशंस हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बीच बीच के कुछ सेल्स थिक वॉल्ड हो जाते हैं। सपोज इसकी बात करें, ये थिक वॉल हो गई, इसने अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना ली, ठीक है, थिक वॉल। और देखो क्या होगा, अभी बहुत मजे आएंगे। ये थिक वॉल हो गई और इसने अपने जो पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो सैक्रिफाइस कर दिए। फोटो सिस्टम 2 भी सैक्रिफाइस कर दिया, बड़ा हो गया साइज में,
तो कैसा हो गया ये, देखो ये वाले सेल की बात कर रही हूं, लार्ज है, औरों के कंपैरिजन में लार्जर हो गया ये, देन इसके पिगमेंट्स गायब हो गए हैं। कैसा हो गया है, कलरलेस, एक्चुअली पेल येलो कलर का हो जाता है क्योंकि फाइकोबिलिन्स इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकती हूं यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट, ये गायब, ये नेचर ने एडेप्टेशन बनाया है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया है, पेल येलो, यानी अब ये ब्लू ग्रीन रेड वैसा नहीं रहा, इसमें फाइकोबिलिन्स वगैरह नहीं है। अब ये फोटोसिंथेटिक होगा क्या बताइए, पिगमेंट्स ही नहीं है, तो नेचुरली ये कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक। बाकी सारे सेल्स फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। और इसने अपना फोटो सिस्टम 2 भी सैक्रिफाइस कर दिया है, लैक्स फोटो सिस्टम 2, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा इसका मतलब वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एब्सेंट। और अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगी स्टूडेंट्स तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो 2 तरीके से ये अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है। नंबर 1, एक तो PS2 एब्सेंट है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, पानी टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन अंदर रिलीज नहीं होगी। दूसरा, ये जो इसकी थिक वॉल है इसके कारण से भी बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता है। सो यहां पर क्या हुआ है, हाँ मैं ये तो लिखना भूल ही गई, सबसे इंपॉर्टेंट, थिक वॉल्ड, मोटी सी वॉल बन गई है। सो ये थिक वॉल के कारण बाहर से नहीं आ रहा, और क्योंकि PS2 नहीं है, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं है, तो अंदर भी ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि इसके अंदर कैसी कंडीशंस बन गई हैं, एनारोबिक कंडीशंस। क्यों बनी है एनारोबिक कंडीशंस बताइए, 2 कारण से। नंबर 1, ड्यू टू थिक वॉल, और नंबर 2 क्योंकि यहां पे PS2 एब्सेंट है, यानी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं है, कैसा भी हम कह सकते हैं। और इस एनारोबिक कंडीशंस के कारण से स्टूडेंट्स अब यहां पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम बहुत बढ़िया काम कर सकता है, वो एक्टिव हो जाएगा। सो एनारोबिक कंडीशंस के कारण क्या होगा, नाइट्रोजिनेज, एज है मतलब एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिवेट्स। और जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हुआ अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, ठीक है। अब इस सेल को, इस स्पेशल सेल को हम कहते हैं स्टूडेंट्स हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। बाकी सेल्स क्या हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल्स। कंपैरेटिवली स्मॉलर है वेजिटेटिव सेल्स, थिन वॉल्ड हैं, इनमें फोटोसिस्टम 1, 2 दोनों हैं, तो यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, यहाँ फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ये एरोबिक कंडीशंस को शो कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ नाइट्रोजिनेज एक्टिवेट नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा सेल करता है, हेटेरोसिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ एनारोबिक कंडीशंस बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्योंकि ये थिक वॉल्ड है और PS2 एब्सेंट है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सेल है क्या ये खाना खुद बना सकता है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर सकता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो इसको खाना कैसे मिलेगा, वरना तो ये मर जाएगा। क्या होता है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव सेल्स जो हैं ये इस हेटेरोसिस्ट को खाना दे देते हैं। यहां पे तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना बाकी वेजिटेटिव सेल्स में, तो ये फूड इसको प्रोवाइड करते हैं और ये इन सब सेल्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है ताकि अमीनो एसिड्स बने, प्रोटीन्स बने और ये सब फले फूले खुश रहें। सो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हेटेरोसिस्ट जो है क्या वो CO2 फिक्सेशन करता है, नहीं, CO2 फिक्सेशन एब्सेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रेजेंट। और वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, CO2 फिक्सेशन प्रेजेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन एब्सेंट, बिल्कुल उल्टा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, दैट हेटेरोसिस्ट गेट्स
CO2 मतलब फूड, खाना, फ्रॉम कहां से मिलता है इन्हें, वेजिटेटिव सेल से, बाकी के सेल से, और ये उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो यानी कि क्यों कर पा रहा है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, दे हैव हेटेरोसिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा सेल है ये हेटेरोसिस्ट, एक लार्जर सेल है, लार्जर सेल, थिक वॉल्ड सेल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन कलर्ड या पेल येलो कलर का है, एनारोबिक कंडीशंस इसके अंदर मिलती हैं। अब मैं आपसे पूछती हूं क्या इसमें PS1 प्रेजेंट है? अगर मैंने लिखा है PS2 नहीं है मतलब PS1 है। PS1 होता है एक्चुअली फोटोसिस्टम 1 क्या बनाता है, ATP, NADPH। तो ATP तो ये बनाता है ताकि ये सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में हेल्प कर सके, बट फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, इसीलिए CO2 ये फिक्स नहीं करता, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना इसमें नहीं बनेगा। क्लियर? सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजिनेज, जो केवल एनारोबिक कंडीशंस में ही वर्क करता है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, नॉस्टॉक को सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, जिसमें क्या करेंगे, जैसे राइस की खेती करिए आप, बट उसके पहले या उस फील्ड में अगर मान लीजिए हम फ्री लिविंग वाले साइनोबैक्टीरिया उस मिट्टी में डाल दें तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, इन सब में खूब सारा अमोनियम कंपाउंड्स होंगे, और अब जब ये मरेगा, डेड होगा, डीके होगा, तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कहाँ जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, तो सॉइल फर्टाइल हो गई। ये फ्री लिविंग इस तरह से यूज करते हैं। सिम्बायोटिक भी, मान लीजिए आपको राइस का खेती करनी है, पैडी फील्ड में पानी रहता है, मिट्टी और पानी रहता है, वहां पे क्या करते हैं, एक अजोला नाम का प्लांट है जिसकी लीव्स के साथ इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसकी पत्तियां जो खाना बनाती हैं वो इनको देती हैं, और ये इसकी जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन अमोनियम कंपाउंड्स उस पेड़ को देता है, अजोला को, जिससे वो अपना अमीनो एसिड और प्रोटीन्स बनाती है, और ये मिल बांट के हंसी खुशी दोनों दोस्त रहते हैं। और जब ये फिर डीके होंगे, राइस की खेती करने के पहले इनको लगा देते हैं, और जब फिर ये इनकी डीके होगा तो वो सारा नाइट्रोजन जो इतना सारा फिक्स हुआ है वो सब सॉइल में आ जाएगा, और फिर आप राइस लगाइए तो बहुत बढ़िया आप सॉइल फर्टाइल है, उसमें खूब सारा नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स है जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बायो फर्टिलाइजर इसकी का यूज है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कई सारे साइनोबैक्टीरिया, कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गी, और वो इस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, प्लीज नोट दिस। सो ध्यान रखिएगा, हेटेरोसिस्ट के अंदर फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, उससे ATP प्रोड्यूस होगी, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम जो एनर्जी चाहिए, ATP चाहिए, वो यही ATP यूज की जाएगी, बट फोटोसिस्टम 2 नहीं है, इसीलिए एनारोबिक कंडीशंस पर मेंटेन हो पाएंगी बहुत अच्छे से, प्लस यहाँ की वॉल एकदम थिक है, वो भी हेल्प करेगी। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनारोबिक कंडीशंस चाहिए जो हेटेरोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर में मिलता है, वही कुछ वेजिटेटिव सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं हेटेरोसिस्ट में। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। बताइए क्या होना चाहिए, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, सो दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी एब्सेंट जस्ट लाइक बैक्टीरिया। मैं लिख देती हूं, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, राइट। चलो अब क्या क्या मेथड्स हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हॉर्मोन्स फैब हैं, ट्रिक बाद में लिखवाती हूं, पहले समझाती हूं। फर्स्ट मेथड, अगर कोई सिंगल सेल्ड यूनिसेल्यूलर ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे स्पाइरुलिना यूनिसेल्यूलर, तो वो कैसे डिवाइड करेगा, बाइनरी फिजन। सबसे प्यारा हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और बिल्कुल बैक्टीरिया में जैसा हमने पढ़ा था जनरल बैक्टीरिया में कि ए माइटोटिक यानी कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, वैसे टाइप का बाइनरी फिजन होता है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए माइटोटिक टाइप, एंड दिस अकर्स इन यूनिसेल्यूलर ब्लू ग्रीन एल्गी, अकर्स इन
फिलामेंटस वाले में नहीं, कॉलोनियल वाले में नहीं, यूनिसेल्यूलर ब्लू ग्रीन एल्गी इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। नाउ सेकेंड मेथड, फैब का बी है ये, फैब का एफ मतलब फ्रैगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, कुछ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, सपोज ये एक फिलामेंट, ठीक है, ये ऐसे सेल्स हैं, हेटेरोसिस्ट भी होगी, ये सपोज यहां से टूट गया तो ये एक फिलामेंट रह गया, एक पीस रह गया, ये एक पीस रह गया, ये भी ग्रो करेगा और फिर से एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ऐसे ही ये भी ग्रो करेगा और पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, राइट। सो यहां पर ये किस में होगा, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में, यूनिसेल्युलर में पॉसिबल नहीं है। सो दिस अकर्स इन फिलामेंटस एल्गी, सॉरी फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस फॉर्म्स में मिलता है ये। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंटेशन मतलब पीसेस में टूटेगा, फ्रैगमेंट्स में, सो ब्रेक्स इनटू पीसेस या फ्रैगमेंट्स एंड ईच पीस germinates टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। हर पीस से नया साइनोबैक्टीरिया बन सकता है, फ्रैगमेंटेशन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, हेटेरोसिस्ट। अब आप कहोगे मैम हेटेरोसिस्ट, ये तो अभी अभी आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है, बट ये जो हेटेरोसिस्ट होती है स्टूडेंट्स, ये भी स्पेशल कंडीशंस में अलग होकर, जैसे सपोज करिए ये हेटेरोसिस्ट है, मान लीजिए वो थिक वॉल लार्ज नॉन फोटोसिंथेटिक सेल, स्पेशल कंडीशंस में ये ब्रेक हो जाएगी और फिर ये जर्मिनेट करेगी और जर्मिनेट कर कर ये न्यू साइनोबैक्टीरिया फॉर्म कर लेगी, न्यू इंडिविजुअल। तो ये मेथड भी किस में मिलेगा, जिसमें हेटेरोसिस्ट मिलेगी, और हेटेरोसिस्ट किस में मिलेगी, फिलामेंटस एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी। सो दिस ऑल्सो अकर्स इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया अंडर स्पेशल कंडीशंस। बट यस, हेटेरोसिस्ट जो है वो भी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती है, बट मेन काम इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन है डेफिनेटली। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज एकाइनीट। ये क्या है, एकाइनीट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जिनमें से कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये भी फिलामेंटस एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। इसमें क्या रहता है, जैसे सपोज ये एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो कोई भी एक वेजिटेटिव सेल जो है वो खूब सारा खाना इकट्ठा कर लेगा। इंक्लूजन बॉडीज तो हैं इनके पास ना, अल्फा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स और वो पॉलीहेड्रल बॉडीज और साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो मिक्सोफाइसिन, स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फॉस्फेट्स, रुबिस्को, वो सब कुछ इकट्ठा कर लेगा अपने अंदर और अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेगा। आप कंफ्यूज मत हो ना, ये हेटेरोसिस्ट नहीं बन रही है, फोटोसिस्टम 2 नहीं जा रहा है, पिगमेंट्स नहीं जा रहे हैं, खूब सारा खाना इकट्ठा कर लिया है। तो इस स्ट्रक्चर ने क्या किया है अपने साथ, यहां पर क्या हुआ है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि अगर हुआ ऐसा तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लूज कर देंगे, बेचारा मर जाएगा, ये बहुत डिहाइड्रेशन है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, ये बचा नहीं पाएगा अपने आप को, तो इसको रिप्रोड्यूस करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, एंडोस्पोर, कुछ वैसे ही है ये। यहां पर क्या होगा, वेजिटेटिव सेल ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये भी फिलामेंटस वालों में ही मिलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्टोर फूड मटेरियल, खूब सारा फूड मटेरियल, एंड बिकम्स थिक वॉल्ड,
मोटी चमड़ी, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड, राइट। तो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का ही कोई वेजिटेटिव सेल खूब सारा खाना स्टोर करेगा, थिक वॉल हो जाएगा, और अब ये तो मर जाएगा, बाकी का ये सरवाइव करेगा। यानी कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशंस, तब तक ये ऐसा का ऐसा बना रहेगा, यानी ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर या रेस्टिंग स्ट्रक्चर की तरह ये वर्क कर रहा है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी स्टूडेंट्स, ये जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बना लेगा। सो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, वैसे ही ए काइनीट जर्मिनेट होगा, मैं यहां लिखती हूं जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल जैसा एंडोस्पोर के साथ हुआ था। कोई भी स्पोर ऐसे ही होता है। वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बाईपास करने के लिए इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है। रटना बहुत आसान है। काइनेट मतलब काइनेटिक एनर्जी से याद रख सकते हो। ये एक काइनेट हो गया है, चुपचाप बैठ गया है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है। जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो तो ये जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बनाए। नाउ एक और तरीका है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, वो भी फिलामेंटस एल्गी में ही होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। आज पता नहीं क्या है, बार बार एल्गी बोल रही हूं। दैट इज हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया, इनमें क्या होता है, कुछ साइनोबैक्टीरिया में, अब मैं साइनोबैक्टीरिया बोलती हूँ ताकि मैं एल्गी नहीं बोलूं। सपोज ये सेल्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ और लंबा बना देते हैं। ऑफ कोर्स म्यूसिलेज शीट वगैरह सब कुछ होगा, वो मैं बार बार बना नहीं रही हूं। अगेन अनफेवरेबल कंडीशंस को सरपास करने के लिए कुछ सेल्स इसके डेड हो जाते हैं, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं। डेड मतलब उनका साइटोप्लाज्म लूज हो जाएगा, सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स लूज हो जाएंगे, और उनमें म्यूसिलेज, वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स वगैरह जो है, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह, वो इकट्ठे होकर खूब बढ़ जाएंगे, और वो बायकॉन्जुगेट मतलब ऐसा बना लिया, खूब सारा म्यूसिलेज भर गया, वो लिविंग पार्ट गया, एक यहां बन गया। सपोज ये सेल, ये डेड हो गया, ये सेल डेड हो गया है। डेड सेल्स को नेक्रीडिया बोलते हैं। दिस इज नेक्रीडिया, डेड सेल्स। तो ये क्या है, डेड वेजिटेटिव सेल्स ही है। डेड वेजिटेटिव सेल्स with mucilage, mucilage, living tissue नहीं बचा अब इनमें, डेड। बायकॉन्केव इनका शेप हो गया है, बायकॉन्केव के फॉर्म में ये, मतलब आप जानते हो बायकॉन्वेक्स ये होता है, बायकॉन्केव मतलब ये ऐसा हो गया ये, इन्हें नेक्रीडिया बोलते हैं। अब देखो ये डेड हो गया, ये डेड हो गया, अब ये जो पोर्शन है, इतना पार्ट, ये डेड हो गया तो ये टूट जाएगा, ये डेड हो गया, ये टूट जाएगा, यानी इसके नीचे का जो भी पोर्शन है वो अलग हो गया, इसके ऊपर का पोर्शन जो है वो अलग हो गया। अब ये जो पार्ट बचा बीच का, इसे हॉर्मोगोनिया कहते हैं। दिस पोर्शन इज हॉर्मोगोनियम, सिंगल है तो हॉर्मोगोनियम, और अब ये जर्मिनेट करके और ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। तो ये सब तरीके हैं अलग अलग। बताइए ये भी किस में होगा, फिलामेंटस एल्गी में। सो इन सम फिलामेंटस, मैंने फिर एल्गी बोल दिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सिर्फ बाइनरी फिजन हमने यूनिसेल्यूलर में पढ़ा है, बाकी चारों मेथड्स हमने फिलामेंटस एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़े हैं। हेट्रोसिस्ट जो है वो भी न्यू इंडिविजुअल बना सकती है, हालांकि मेन काम उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन है ही, बट वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। या एकाइनिट्स बन सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को सरपास करने के लिए, या हॉर्मोगोनिया जो भी बचा हुआ डेड सेल्स के बीच का जो पोर्शन है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, या बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है, राइट। इसकी अब हम ट्रिक लिख लेते हैं। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया की ट्रिक है हॉर्मोन्स, फैब, फैब्यूलस, फैब हैं। सो हार्मोन का मतलब क्या है बताइए? हार्मोगोनिया, पहला मेथड हार्मोन, हार्मोगोनिया। एफ से फ्रैगमेंटेशन, ए से एकाइनीट, बी से बाइनरी फिजन और है हेट्रोसिस्ट। है हेट्रोसिस्ट, देखिए प्रोनाउंसिएशन भी सेम है मतलब हेट्रोसिस्ट। So these are the various methods of reproduction in cyanobacteria. Please note this. तो स्टूडेंट्स, हमने ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के गाइडोकॉफ फिनोमेना को पढ़ा, हमने उसके सेल स्ट्रक्चर को समझा, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है बाय मीन्स ऑफ हेट्रोसिस्ट उसे समझा, और कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं इसमें उन्हें समझा। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। पहली इंपॉर्टेंस तो ये है स्टूडेंट्स कि ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था सबसे पहले। इसके पहले सभी एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले बैक्टीरिया थे। तो पहली बार यही एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन लाए थे, यानी यही रिस्पॉन्सिबल है एरोबिक जो फॉर्म्स हैं उनके एवोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं, राइट। सो फर्स्ट इज मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने, सबसे पहले मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिजम्स which performed, क्या लिखूं बताइए? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, हम 12th के इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे कितना इंपॉर्टेंट था ये फोटोसिंथेसिस। मोस्ट एंशिएंट, सबसे पहले, सबसे पुराने। क्वेश्चन आता है सो हैव अ रोल, अ ग्रेट रोल इन evolution of aerobic forms of life, aerobic forms of life, right? So evolution of aerobic forms में रोल है इनका। Now second, हम जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, so used as biofertilizers, that means to increase सॉइल फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊता, उपजता, सॉइल फर्टिलिटी, या ये हम कहें सॉइल का इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए कैसे यूज कर सकते हैं, या तो आप फ्री लिविंग फॉर्म में इसको यूज कर लीजिए, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कई बार पूछा जाता है इंडिया में जब भी पैडी फील्ड्स यूज करते हैं, ये फ्री लिविंग है, मतलब इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है उस पेड़ के साथ, यानी कि ये उस प्लांट से न्यूट्रिशन शेल्टर नहीं ले रहे हैं, ये अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्राइट नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब इनकी डेथ होती है, डीके होती है, कितना जल्दी इसका डेथ और डीके होगा भाई, बहुत छोटा सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो सारा नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स जो है वो सॉइल को मिल जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलुसायरा, एलुसायरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये राइस फील्ड्स में यूज किया जाता है, लेकिन ये नॉन सिम्बायोटिक है। दिस इज नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर या नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड इन राइस या पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स। ध्यान रखिए नॉन सिम्बायोटिक, उस सॉइल में जो पैडी राइस है उस पर ही डिपेंडेंट नहीं है फूड और शेल्टर के लिए, ये फ्री लिविंग है, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ
दिस शुड बी ओलोसाइरा, एक सेकेंड, ओलोसाइरा। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एनाबीना और नॉस्टॉक की भी स्पीशीज हैं जो फ्री लिविंग होती हैं, फ्री लिविंग, यूज्ड टू रिक्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यूजर सॉइल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? यूजर सॉइल का मतलब है ऐसी बंजर जमीन जिसमें, यूजर सॉइल का मतलब बता रही हूं आपको, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हैं, हाई सैलिनिटी है, फिर अल्कनिटी बहुत ज्यादा है, पीएच बहुत ज्यादा है ऐसी सॉइल का, हाई अल्कनिटी है, नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव, उपजाऊ नहीं है, बैरन सॉइल है, उसमें आप ये जो नॉस्टॉक है एनाबीना की नाइट्रोजन फिक्सर वाली फ्री लिविंग वाली स्पीशीज को डाल दीजिए, बहुत बढ़िया नाइट्रोजन फिक्स कर देंगी ये और उसको उपजाऊ बना देंगी। तो यूजर सॉइल मतलब ऐसी बंजर जमीन, उसको रिक्लेम कर सकते हैं हम, उसको दोबारा से फर्टाइल बना सकते हैं, ये बैरन लैंड है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनसे कुछ एसिडिक मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, तो वो उस अल्कलिनिटी को भी कम कर देते हैं, ये एक आइडिया होना चाहिए। और इस सॉइल में ऑफ कोर्स नाइट्रोजन कंटेंट भी कम होता है, लो नाइट्रोजन कंटेंट। ऐसी सॉइल को यूजर सॉइल बोलते हैं और इसको हम रिक्लेम कर सकते हैं इन साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से। नाउ सेकेंड, सिम्बायोटिक, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे, बट ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। दो एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने हैं। नंबर 1 आपको बताया भी था, अजोला की लीव्स के साथ एनाबिना अजोले स्पीशीज सिम्बायोटिकली रहती है। सो एनाबिना अजोले ये तो स्पीशीज है साइनोबैक्टीरिया की, ये किसके साथ रहती है? लीव्स ऑफ अजोला प्लांट, अजोला, राइट। ये एंजियोस्पर्म है, दिस इज एंजियोस्पर्म, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि ये इनकी पत्तियों में रहेगा, यहां से ये इसको कार्बन देंगी, ये इसको फूड सप्लाई करेगी, खाना पीना, क्योंकि ये CO2 फिक्स नहीं करेगा, इसके ज्यादातर सेल्स हेट्रोसिस्ट बन जाते हैं, थोड़ा बहुत खाना हालांकि खुद बनाता है, बट ये इसको फूड और शेल्टर देगा, शेल्टर, और ये बदले में इसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगी। बहुत बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है पैडी फील्ड्स में, ये भी या तो ओलोसाइरा कर दो आप फ्री लिविंग, या फिर यूज्ड इन पैडी फील्ड्स, राइस पैडी फील्ड्स। पहले इसे उगाया जाता है अजोला को, क्योंकि इसके साथ रहता ही रहता है ये एनाबिना अजोले, और फिर जब ये इनकी खेती पूरी हो जाती है, इनका डेथ डीके होता है, पत्ती वत्ती इनकी झड़ती है, गिरती है, तो वो सारा खूब सारा नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, खूब सारा अमोनियम कंपाउंड्स हैं इस अजोला की लीव्स में, ये सब सॉइल में चले जाते हैं। अब वहां पे चावल की खेती की जाती है तो बहुत बढ़िया सॉइल उपजाऊ हो जाती है। और ऐसा ही इसका एक एग्जाम्पल भी हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में साइनोबैक्टीरिया की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, किसको याद है बताइए? एनाबिना, बिल्कुल सही, साइकेडी। ये किसके साथ रहती है? रूट्स, यानी कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ये दोनों रटे होने चाहिए। एनाबिना की ही दोनों अलग अलग स्पीशीज है, एक अजोला के साथ रहती है, एक साइकस के साथ रहती है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फ्री लिविंग स्टेट में भी मिलता है, अकेले अपना जीवन जी सकता है बड़े मजे से, और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी मिलता है, वो लैंड पे भी मिलता है, टेरेस्ट्रियल ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं स्टूडेंट्स, और एक्वाटिक ग्रीन एल्गी भी होते हैं, सब तरफ मिलते हैं। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस। सो सबसे पहला, ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेकर आए, एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के एवोल्यूशन में रोल प्ले किया है। सेकेंड, बायो फर्टिलाइजर्स या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बढ़ाने के काम आते हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंस,
स्पाइरुलिना मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इसकी हम बहुत अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे 12th के स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में। स्पाइरुलिना नाम का जो यूनिसेल्युलर ब्लू ग्रीन एल्गी है स्टूडेंट्स, उसको लार्ज स्केल पे कल्चर किया जाता है, उसकी टैबलेट्स आती हैं, वो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वो एनिमल्स को भी प्रोटीन डाइट के लिए उसे दिया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, नॉन टॉक्सिक है, बहुत बढ़िया फूड सप्लीमेंट है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है। सो एज फूड सप्लीमेंट रिच इन, ये पूछते हैं किस में रिच है, रिच इन प्रोटीन्स, बट सारे नहीं, ध्यान रखिएगा, सारे नाइट्रोजन फिक्सर्स भी नहीं है, सारे प्रोटीन रिच भी नहीं है, अलग। सो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं उन्हीं में फिर हेटेरोसिस्ट बनती है, एनारोबिक कंडीशंस आती हैं। यहां एग्जांपल है स्पाइरुलिना। ओलोसायरा की स्पेलिंग सही लिखना आप, ओलो AULOSIRA। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंस, ये तो इसकी बेनिफिशियल बातें हैं, लेकिन एक गड़बड़ भी है स्टूडेंट्स। जिस भी पॉन्ड में, लेक में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये इतना तेजी से ग्रो करते हैं वहां पर, एक तो ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसके कारण से वहाँ का जो एक्वाटिक लाइफ है, मछली वगैरह, ये सब मर जाते हैं। और दूसरा, ये ऐसा कवर बनाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ज़्यादातर ये सरफेस पे रहते हैं सनलाइट लेने के लिए। ये क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन बाकी एनिमल्स भी यूज़ करते, वो ऑक्सीजन भी ये कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इनका नंबर ही इतना ज़्यादा होता है, बाइनरी फिजन से इतना तेज़ी से बढ़ते हैं ये, जो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो पूरा का पूरा वाटर बॉडी के ऑक्सीजन को ये खींच लेते हैं, तो बाकी जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स हैं वो मर जाते हैं। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है बट एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम कहते हैं। इसकी बहुत अच्छे से डिटेल्स हम अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी 12th क्लास में, राइट। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, दैट दे कॉज एल्गल ब्लूम, ये इसका नेगेटिव है, एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स, वाटर ब्लूम्स। और ऐसा क्यों हो रहा है, दो कारण से। ए, दे डिप्राइव, सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, दे डिप्राइव वाटर बॉडी ऑफ इट्स ऑक्सीजन, जिसके कारण से अदर ऑर्गेनिजम्स मरने लग जाते हैं। और दूसरा, दे सिक्रीट टॉक्सिन्स विच किल्स अदर ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर बॉडी, ऑफ कोर्स इन वाटर बॉडी, जो भी लेक, पॉन्ड, जहां की भी बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी से भी फिर वो मरेंगे। तो बहुत बहुत लार्ज स्केल पर ये एक्वाटिक लाइफ को डैमेज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन पर आते हैं, पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था, इस पर आता है। फूड सप्लीमेंट की तरह कौन यूज होता है, हजारों बार क्वेश्चन आया है। स्पाइरुलिना 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गल ब्लूम्स ये कॉज करते हैं। बैरन सॉइल को, यूजर्ड सॉइल को रिक्लेम करने में ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। हेटेरोसिस्ट के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं, वहाँ एनारोबिक कंडीशंस बनती हैं जिसके कारण नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकता है। सो विद दिस वी कंप्लीट ब्लू ग्रीन एल्गी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रू बैक्टीरिया का ही और ग्रुप पढ़ेंगे विच इज माइकोप्लाज्मा, रिकेट्शिया, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लमाइडिया, और फिर हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.